हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो है आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 30 नवंबर 2021 का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। पहले बात यहाँ पे की जा रही है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के बारे में की जा रही है। रिसेंटली ही अभी ये इंडेक्स जो है रिलेटेड टू ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स ये रिलीज़ किया गया है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। क्लियर? तो ये डाटा जो है ग्लोबल एनालाइज किया गया है ड्रग पॉलिसीज़ को लेके कि कैसे कैसे पॉलिसीज़ जो हैं ड्रग से रिलेटेड जो इम्प्लीमेंट हुई है, टाइम टू टाइम अपडेट हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस एक्ट 1985 भी लाया गया हमारी कंट्री में। उसके अलावा अगर देखें तो इंडिया का रैंक जो रहा है 18 रहा है आउट ऑफ 30 कंट्रीज़। ओवरऑल स्कोर की अगर बात करें तो 46 रहा है आउट ऑफ 100। टॉप कंट्रीज़ जो हैं वो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 लीडिंग कंट्रीज़ हैं। और लोएस्ट रैंक जिन कंट्रीज़ का रहा है ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया एंड कीनिया एंड मैक्सिको। उसके अलावा अगर बात करें तो ग्लोबल डोमिनेंस ड्रग पॉलिसीज़ बेस्ड जो रिप्रेशन है, पनिशमेंट है, ठीक है, लोअर जो स्कोर रहा अलग अलग कंट्रीज़ का, ठीक है, तो मीडियन स्कोर जो है वो कितना है 48। क्लियर? तो हमारी कंट्री का स्कोर ओवरऑल कितना है? तो वो है 46। क्लियर? तो इतना अच्छा स्कोर नहीं है आप बोल सकते हैं। टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें जैसे कि नॉर्वे है, उनका स्कोर जो रहा है 74। क्लियर? तो स्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशंस जो हैं सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स यानी कि उनकी ज़रूरत है, ताकि सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है हमारी कंट्री में ग्राउंड लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंटर लेवल पे, ताकि जो ड्रग पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके कंट्री टू कंट्री। इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है स्पेशली जो टॉप कंट्रीज़ है और लोएस्ट रैंकिंग कंट्रीज़ है। टॉप कंट्रीज़ में 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ड्रग से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवरअप हो रही हैं। अगर लोएस्ट कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो ड्रग पॉलिसीज़ है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। इसकी वजह से जो है कंट्री टू कंट्री क्या इनइक्वालिटी भी देखने को मिल रही है काफ़ी डीपली। क्लियर? तो वॉर ऑन ड्रग्स जो है, ठीक है, तो कॉलोनियल लीगेसी है जो अप्रोच की जा रही है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, ये पार्ट रहा है इसका। उसके अलावा अगर देखें तो कई सारे लोग जो हैं इससे अफेक्टेड हुए हैं। क्लियर? स्पेशली जेंडर, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। उसके अलावा अगर देखें तो वाइड डिसपैरिटीज़ भी हैं अलग अलग लेवल पे, जैसे कि स्टेट पॉलिसीज़ होगी, ठीक है, तो स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं वो सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, ये भी एक सोचने का मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो नहीं रही हैं, ठीक है, तो जैसे गांव वाले लेवल पे जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं प्रॉपर तरीके से। और फ्यू एक्सेप्शंस की अगर बात करें तो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सिविल सोसाइटी का, स्पेशली जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनको रिहेबिलेट करने की ज़रूरत है। जो ड्रग एडिक्ट पर्सन है, अगर ड्रग एडिक्ट पर्सन उसको ही जेल में डाल दिया तो उसकी मेंटली जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इससे बेटर है कि उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए ताकि उसकी लाइफ जो है वो सुधर सके, ठीक है। तो ड्रग पॉलिसी प्रोसेस है उसको कैसे आगे लेके चलना है, जो सीवियर जो कंडीशन अभी देखने को मिल रही है, ठीक है, उसको कैसे प्रॉपर तरीके से कवर अप करना है। इंडिया की अगर परफॉर्मेंस देखें, रैंकिंग की अगर बात करें तो पहले ही हमने स्लाइड में ये कवर कर लिया है। तो इंडिया की रैंक जो है वो 18 है आउट ऑफ 30 कंट्रीज। ओवरऑल स्कोर आप याद रखिएगा 46 है आउट ऑफ 100। क्लियर? स्कोर की अगर बात करें यहाँ पे तो यूजिंग जो एक्सट्रीम सेंटेंसिंग एंड रिस्पॉन्स की फील्ड में 63 रहा, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन 49, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स 38, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ इंटरनेशनली कंट्रोल सब्सटेंसेस फॉर द रिलीफ ऑफ पेन एंड सफरिंग 33। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स थे इसके जिसके लेवल पे जिस फील्ड में हम लोगों को ये स्कोर मिला, ठीक है, हमारी कंट्री को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टॉप 5 कंट्रीज़ नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, यूके, ऑस्ट्रेलिया, और बॉटम की 5 कंट्रीज़ जो हैं मैक्सिको, कीनिया, इंडोनेशिया, युगांडा, ब्राज़ील और हमारी इंडिया जो है 18th पोजीशन पे है इस मामले में। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी डाउट है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
पहले भी इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पद्म अवार्ड्स के बारे में, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे और रिवीजन आपकी हो जाए। तो रिसेंटली ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्म अवार्ड्स जो हैं ये प्रेजेंट किए गए। 119 जो रेसिपेंट्स हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और दोनों ईयर के मिला के 2020 के भी और 21 के भी, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन में ये जो है प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिला। तो लिस्ट जो है अगर अवार्ड्स की देखें तो 7 यहाँ पे पद्म विभूषण मिले हैं, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री अवार्ड्स। तो इससे रिलेटेड जो PDF है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी, आप सारी PDF देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की जो बची हुई PDFs है आपकी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो पद्म अवार्ड्स जो अभी मिले हैं हाल ही में ही, तो जितनी भी लिस्ट है जो जो अवार्डीज़ रहे हैं, जो जो विनर्स रहे हैं, उनकी सारी लिस्ट PDF वहाँ पे अवेलेबल, आप जाके उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। तो पद्म अवार्ड्स की अगर बात करें तो ये जो अनाउंस किए जाते हैं, एनुअली अनाउंस किए जाते हैं रिपब्लिक डे पे, ठीक है। अनाउंस रिपब्लिक डे पे किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि पद्म अवार्ड्स जो हैं इसको इंस्टीट्यूट कब किया गया, 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया, ठीक है। तो यानी कि 1954 में ये देने स्टार्ट किए गए, ठीक है। तो बात करते हैं सस्पेंड कब किए गए, यानी कि एक तो इमरजेंसी के ड्यूरेशन में किए गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे जो LPG रिफॉर्म्स भी आए हमारी कंट्री में 1991 में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी उस टाइम ड्यूरेशन में भी ये जो अवार्ड्स है ये सस्पेंड किए गए। 1978 में किए गए, 1979 में किए गए, 1983 टू 1997। अगर बात करें, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स माना जाता है हमारे इंडिया में आफ्टर भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न भी जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हायर कैटेगरी अगर देखें पद्म अवार्ड्स में, तो ये जो बात की जाती है जो पर्सन है पीरियड ऑफ दी एटलीस्ट 5 ईयर, ठीक है। तो 5 साल तक अपनी फील्ड में वो क्या होना चाहिए, उस अपनी फील्ड में उसने बेहतरीन तरीके से जो है परफॉर्म की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अचीवमेंट्स जो रहती है अलग अलग एक्टिविटीज़ में, डिसिप्लिन कैसे है पब्लिक सर्विस में, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। अगर बात करें पद्म विभूषण की, ये किस कैटेगरी में दिया जाता है, 3 कैटेगरीज आप देख सकते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। तो पद्म विभूषण जो है ये एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, पद्म भूषण जो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए, पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। पद्म विभूषण जो है ये हाईएस्ट हायरार्की पद्म अवार्ड्स हैं, फॉलोड बाय पद्म भूषण एंड पद्मश्री। डिसिप्लिन्स की अगर बात करें तो ये अवार्ड जो है ये कब कब किस किस को दिया जाता है, तो ये अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। जो एक्टिविटीज़ रहती हैं जैसे कि आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर हो गया, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बाकायदा यहाँ पे एक कमेटी सेटअप की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, पद्म अवार्ड कमेटी के नाम से ये जानी जाती है। अवार्ड जो है ये कन्फर किए जाते हैं, रिकमेंडेशन रहती है पद्म अवार्ड कमेटी की। तो ये पद्म अवार्ड कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा की जाती है हर साल, ये प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी इंडिया के उनके द्वारा की जाती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अवार्ड जो है प्रेजेंट किसके द्वारा किए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं, यूजली मंथ ऑफ मार्च अप्रैल एवरी ईयर। थोड़ी ये डिले हो गई बिकॉज कोविड की वजह से, क्लियर। बात करते हैं भारत रत्न की, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है हमारी कंट्री का। ये अवार्ड जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है जो एक्सेप्शनल सर्विस रहती है, परफॉर्मेंस जो किसी पर्सन के द्वारा अच्छी की जाती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये दिया जाता है फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, ठीक है। ट्रीट किया जाता है डिफरेंट फुटिंग जो रहता है, स्पेशली जो पद्म अवार्ड्स हैं। रिकमेंडेशन रहती है पद्म जो भारत रत्न की है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी जाती है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है, ठीक है। किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो नो फॉर्मल रिकमेंडेशन ऑफ भारत रत्न आर नेसेसरी, ठीक है। तो नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स जो हैं रिस्ट्रिक्ट, यानी कि मैक्सिमम 3 पर्सनस को ये दिए जाते हैं हर साल, ठीक है। तो 2020 के जो हैं वो किसको दिए गए बताइए ज़रा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ये कन्फर्म करती है भारत रत्न अवार्ड आज तक जो कर चुके हैं, यानी कि आज तक जिन जिन पर्सनालिटी को मिल चुका है वह 45% को आज तक ये जो है भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। जो रिसेंटली मिला है उनके नाम बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्म विभूषण किस किस को मिला है, ठीक है। जो शिंजो आबे हैं जापान के, जो
फॉर्मर रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। एसपी बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु के ये आर्टिस्ट हैं, तो पोर्थुमेशली इनको यानी कि मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर बेल मोनप्पा हेडगे, तो मेडिसिन की फील्ड में दिया गया, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। नरेंद्र सिंह कपानी, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में दिया गया, पोर्थुमेशली दिया गया है, यूएसए से, ठीक है। मौलाना वहीदुद्दीन खान, ठीक है, तो स्पिरिचुअलिज्म दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं। बीबी लाल आर्कोलॉजी हैं दिल्ली से। सुदर्शन साहो, ठीक है, तो ये उड़ीसा के हैं, आर्टिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 की। ये मैं कवर अप कर चुकी हूँ, फिर से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स? ये किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। 5 पैरामीटर यहाँ पे ज़रूरी रहते हैं जिसके बेस पे ये इंडेक्स रेडी किया जाता है। लीगल मेजर, टेक्निकल मेजर, ऑर्गेनाइजेशन मेजर, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। रैंकिंग की अगर बात करें तो टॉप पोजीशन पे रहा यूएस, उसके बाद यूके, सऊदी अरबिया, सेकंड पोजीशन पे, एंड थर्ड पोजीशन पे रहा एस्टोनिया। क्लियर? तो इंडिया की रैंक इसमें रही है 10th रही है, ठीक है। तो मूविंग अप 37 प्लेसेस इंडिया सिक्योर करेगा, ठीक है। इंडिया ने सिक्योर किया है 4th पोजीशन यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन में। तो याद रखिएगा 10th पोजीशन रही है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। क्लियर? नेक्स्ट बात की जा रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से रिवीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन इसलिए होगा क्योंकि यूएसए जो है ये 101 मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। तो रिसेंटली ही यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये 101 मेंबर बना है, यानी कि इसने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो 4th जनरल असेंबली देखने को मिली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसके चलते यूएसए के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया गया। ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल मैंडेट यानी कि इसका काम क्या है कि सोलर ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में जो सोलर पावर है उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सोलर पावर जनरेट करने का मेन पर्पस है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंट करने की। वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, यानी कि एक ही सन है, एक ही वर्ल्ड है, तो एक ही ग्रिड होना चाहिए। ये मेन मुद्दा है इसका, ठीक है। तो मेन इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं। तो ये इंडियन इनिशिएटिव है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया? हमारी कंट्री के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और साथ ही साथ किसके साथ मिलके? प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है, इनके साथ मिलके 30 नवंबर 2015 पेरिस जो फ्रांस में है, ठीक है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 के चलते इसको इनोग्रेट किया गया। तो 121 सोलर रिसोर्सेज जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसका पार्ट बनेंगी, स्पेशली जो बिटवीन है किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 101 मेंबर्स हैं आज के टाइम में, जब यूएसए ने ज्वाइन कर लिया उसके बाद। हेडक्वार्टर्स इसके इंडिया में, ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स हमारी कंट्री में है, ठीक है। तो इंटरिम सेक्रेटरीट का अगर बात करें तो इसके हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। कलेक्टिवली एड्रेस जो की कॉमन चैलेंजेस जो देखने को मिलते हैं सोलर एनर्जी को लेके, ठीक है, कैसे उसको आगे लेके चलना है, स्पेशली जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर कंट्रीज है उनके साथ मिलके, ठीक है। न्यू प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो लॉन्च किया गया। स्पेशली जो मैनेजमेंट है सोलर पीवी पैनल्स एंड बैटरीज को कैसे यूज़ करना है, जैसे यूजेस वेस्ट हो जाता है ना, उसको उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम भी कैसे लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी कौन थे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली ही अभी जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली 11 नवंबर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रिब्यूट पे की गई, ठीक है, आचार्य कृपलानी जी को। तो इनका जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 में हुआ था। 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, वैसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ, सिंध रीजन में। तो ओरिजिनली इनका नाम था जीवातरम भगवत दास कृपलानी, जिनको हम जेबी कृपलानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आचार्य कृपलानी इनको बोला जाता है। तो ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, इंडियन पॉलिटिशियन थे और एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है, सुचेता कृपलानी जो पहली सीएम बनी थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उनके हस्बैंड भी थे ये, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। तो इनके अलावा यानी कि इनके द्वारा काम किया गया विनोबा भावे जी के साथ, ठीक है।
तो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज़ में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया 1970s में, और ये पार्ट बने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी 1922 में, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट का पार्ट बने 1930 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट का भी पार्ट रहे 1942 में। ठीक है, तो ये बाद में प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जब हमारी कंट्री का आज़ादी का टाइम था तब। तो इनके द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट भी इंटरिम का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए। ठीक है, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए जो गवर्नमेंट बनाई गई थी हमारी कंट्री में 1946-1947 में, तब इनके द्वारा सर्व किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ रह जाती है कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो है इनके द्वारा फाउंड की गई आज़ादी के बाद। ठीक है, सॉरी, आफ्टर इंडिपेंडेंस लिविंग कांग्रेस, यानी कि क्या हुआ, कांग्रेस इनके द्वारा छोड़ी गई आज़ादी के बाद, उसके बाद इनके द्वारा किसान मजदूर प्रजा पार्टी भी फाउंड की गई, और ये लोकसभा के लिए भी इलेक्ट हुए 1952 में, 1957 में, 1963 में, 1967 में, और मेंबर रही ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के। क्लियर। तो इनके द्वारा इनके ऊपर पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो चलाया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या रहता है, जब कोई पॉलिटिशियन या रूलिंग पार्टी का जो लीडर रहता है वो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाता, या फिर ठीक है, तो उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया जाता है। तो इनके ऊपर फर्स्ट एवर चलाया गया। ठीक है, तो लोकसभा में कब, 1963 में, इमीडिएटली आफ्टर जब इंडो चाइना वॉर देखने को मिली 1962 में। 1963 में क्या हुआ, सुचेता कृपलानी जो है ये कांग्रेस लीडर बन के आई, और ये चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की, जो फर्स्ट वुमेन बनी थी हमारी कंट्री में चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कौन, सुचेता कृपलानी, जो वाइफ थी किसकी, आचार्य कृपलानी जी की। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो इनके द्वारा क्रिटिसाइज़ भी किया गया नेहरू जी की पॉलिसीज़ को, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब रूल लगाए गए, इंदिरा गांधी जी का जब रूल था। ठीक है, तो ड्यूरिंग एमरजेंसी 1975 इनको अरेस्ट भी किया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि मैनी टाइम्स जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी, ठीक है, पब्लिश की गई पोर्थमेशली 2004 में। क्लियर। तो सुचेता कृपलानी की आप ये पिक देख सकते हैं। ठीक है, जो वाइफ थी आचार्य कृपलानी जी की। नेक्स्ट है पंजाब से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल जो है पंजाब के, उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया। ठीक है, तो पहले क्या था, नवजोत सिंह सिद्धू जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया गया था, फिर बाद में फिर से ज्वाइन कर लिया गया, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। ठीक है, तो पंजाब में आप पॉलिटिक्स देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सिचुएशन ख़राब दिख रही है। तो पंजाब कांग्रेस जो पावर टसल्स देखने को मिला, सीएम जो है चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, तो सिद्धू की डिमांड के तौर पे, ठीक है, प्रेशराइज़ किया गया। ठीक है, सिद्धू जी के द्वारा तो रिमूव कर दिया गया किसको, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जिनका नाम था एपीएस देओल। क्लियर। तो ये सारी आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ। इंपॉर्टेंट ये है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है ये एक संवैधानिक बॉडी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर देखें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट में, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माने जाते हैं कंट्री के। ठीक है, तो वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट्स के हमारी कंट्री में, जिनको बोला जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है इनकी पोस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से थोड़ी हाई रहती है। तो स्टेट जो है यानी कि कन्फर करते हैं, अगर आप लोगों ने एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनना है तो आप क्या होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। ठीक है, फॉरनर्स जो है ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, स्पेशली जो पब्लिक ऑफिसेज के लिए। इंपॉर्टेंट ये है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है ये कौन से आर्टिकल के तहत है, ये आर्टिकल के तहत है 165। ठीक है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 165 किसके बारे में बात करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट का, और इसको फुल राइट है स्टेट के किसी भी कोर्ट में बैठने का। ठीक है, तो ये स्टेट के किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीडिंग जो रहती है दोनों हाउसेस में, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में, वहाँ पे बैठ सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं, बट वहाँ पे वोट नहीं कर सकते। ठीक है, राइट टू स्पीक है, इनको पार्ट बन सकते हैं प्रोसीडिंग का, बट ये वोट नहीं कर सकते। तो अब वो अगर बात करें तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो हैं ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, एडवाइस किसकी रहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट्स की, उनकी रहती है। अगर बात करें तो ऑफिस जो है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, जो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए। ठीक है,
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो बैरिस्टर यानी कि 5 साल का मोर देन 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल सर्वेंट विद एन एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स अलोंग एक्सपीरियंस सर्वेंट जिला कोर्ट 3 ईयर्स एटलीस्ट, ठीक है। प्लेडर ओवर 10 ईयर्स एनी हाई कोर्ट। ही शुड नॉट बी मोर देन 62 ईयर्स, यानी कि इनकी एज जो है 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज क्वालिफिकेशन फॉर द हाई कोर्ट ऑफ द जज, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पंजाब स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी टच करती है, यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। तो क्लियर है आपको ये सारी चीज़ें। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ जो हैं वो ज़रूर दीजिए रिलेटेड टू दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।